नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे सीधी लड़ाई की। जी हां, 2024 की लड़ाई अब बिल्कुल सीधी लड़ाई होती दिख रही है एनडीए और इंडिया के बीच, और रोज नए अध्याय भी जुड़ रहे हैं। आज तीसरी बैठक विपक्षी महागठबंधन की और इंडिया नामकरण होने के बाद दूसरी बैठक मुंबई में खत्म हो गई। अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि जी लोगो आएगा, एक कोई संयोजक होगा, सचिवालय तैयार कर लिया जाएगा, सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सामने आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी एकता जरूर होती दिखी। जो 36 का आंकड़ा, जो वैचारिक मतभेद, जो महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मारती दिखी थी पिछले कुछ दिनों से और महीनों से, उन पर पार पाता दिखा। इंडिया का यह गठबंधन, नारा जरूर बुलंद किया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यानी कि दोनों ही नामों को संजोने की कोशिश की विपक्षी महागठबंधन ने, और ताल भी ठोकी गई कि जी हम तो 60% देश की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये 28 दल हैं, और हम साथ रहे। ये राहुल गांधी ने कहा, हम साथ रहे तो बीजेपी एनडीए जीत ही नहीं सकते। यह कुछ वही बात हो गई नीतीश कुमार जो लगातार पिछले 1 साल से कह रहे थे। पहले शुरुआत की कि बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी, फिर 200 से नीचे आ जाएगी, फिर 100 के नीचे भी आने की बात कही थी नीतीश कुमार ने। पर यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम साथ रहे तो बीजेपी नहीं जीत सकती, एनडीए नहीं जीत सकता। और यह साथ रहने के लिए ही क्या अब संयोजक का नाम नहीं लिया जा रहा है, या कोई अध्यक्ष होगा, अगुवाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये सारी बातें कौन होती दिख रही हैं क्या? और बड़ा संकेत मुंबई से क्या ये आता दिख रहा है कि मोदी बनाम कौन? लगातार बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और पूछेगी आने वाले 7 महीनों में भी कि मोदी है हमारे पास, मैं हूं ना, मोदी है ना, आपके पास कौन है? यह बीजेपी की रणनीति है। संसदीय प्रणाली के चुनाव को वो प्रेसिडेंशियल शक्ल देने की भरपूर कोशिश करेगी, और की है 2014-2019 में, और उसका फायदा भी मिला। चेहरों की लड़ाई पर क्या विपक्षी खेमे से अब साफ संकेत आ गए हैं कि वो चेहरा नहीं देने वाले हैं। यह एक साझा लड़ाई होगी और कोई चेहरा सामने नहीं किया जाएगा। किसकी चुनावी रणनीति बेहतर है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पर क्या यह तय करता दिख रहा है विपक्षी महागठबंधन? क्योंकि 2 दिन पहले तक अलग अलग दल, उनके प्रवक्ता, उनके बड़े नेता अपने शीर्ष नेता के नाम पर ताल ठोक रहे थे। प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ यहीं बैठी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने लायक सबसे योग्य उम्मीदवार वो हैं। अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने ताल ठोकी, जेडीयू ने नीतीश कुमार के लिए। पर यहां पर चेहरे पर एक मौन व्रत भी धारण कर लिया गया, और यहां पर कहा क्या गया कि देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर अब तैयारी हमें जल्द करनी होगी। 4 कमेटियां बना दी गई, कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक रिसर्च कमेटी, एक सोशल मीडिया की कमेटी, और इसमें तमाम दलों के नेताओं को रखा गया है। पर सबसे अहम बात जो अब तय होनी बाकी है, सीटों का बंटवारा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भाई 30 सितंबर तक कर लीजिए, टाइम इज रनिंग आउट। और यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी ऐसे तो नहीं है कि वो चुप बैठी रहेगी, कुछ ना कुछ बलून वो छोड़ती रहती है। कल एक गुब्बारा छोड़ा गया,
जब ये घोषणा सामने आई कि संसद का एक विशेष सत्र सरकार बुलाने वाली है 18 सितंबर को, 22 सितंबर तक चलेगा 5 दिन के लिए, भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी? मॉनसून सत्र भी गया था, शीतकालीन सत्र भी आएगा, विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे 7-8 दिसंबर के बाद, जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही शीतकालीन सत्र भी शुरू हो जाएगा, तो इसकी जरूरत क्यों? कयासों का बाजार गर्म हुआ, बहुत से पत्रकार वन नेशन वन इलेक्शन के घोड़े पर सवार हो गए कि जी वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यह आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। कयासों का बाजार और पुख्ता होता दिखा जब आज दिन में सरकार ने बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया, इस मुद्दे पर गहन अध्ययन और चिंतन करने के लिए। अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पर मैंने कल भी कहा था और आज मैं ये बात दोहरा रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है कि जो आपने दिल किया वो कर दिया। 50% राज्यों की सहमति चाहिए, फिर स्टैंडिंग कमेटी, संसद में बहस, 3/4 रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ये बात और है कि इस देश में 1967 तक, 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे, 67 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा यह समय की जरूरत है, विकास में बाधा होती है, ये चुनाव ही होते रहते हैं देश में। तमाम बाकी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो पुष्कर सिंह धामी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, मनोहर लाल खट्टर हो, पुष्कर धामी हो, सब लोगों ने सुर मिलाया। पर दरअसल क्या ये महिला आरक्षण बिल, उसको कानून तो नहीं बनाएंगे, बात वहां आएगी क्या? पर बड़ा पर क्या है, इसके चलते टेंशन दोनों खेमों में है। पर इंडिया में वो टेंशन, वो बेकरारी, वो तेजी, वो बेसब्री बड़ी दिखी। कल लगातार बयान आए जी संविधान के परे जा रही है सरकार, धज्जियां उड़ा रही है, संसदीय परंपरा को ताक पर रख रही है। इस तरह के बयान क्यों आए? क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन होना टेढ़ी खीर दिखता है, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक नारा बुलंद होता रहता है, मोदी है तो मुमकिन है। और विपक्ष को भी ये क्या लग रहा है कि नहीं, कोई तुरुप का इक्का लिए घूम रही है क्या सरकार, जिसको खोलेंगे मोदी इस विशेष सत्र में। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, जितना हमारा हक या हिस्सा बनता है सीट बंटवारे में, उससे कम भी मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। और उधर सत्ता पक्ष की बात करें तो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। क्रिकेट की खुमारी, वो बुखार फिर से चढ़ेगा। तो क्रिकेटिंग टर्म का मैं इस्तेमाल करूं, अब तक पिछले 9 सालों में ये राजनीति का जो मैच था, इसकी पिच बीजेपी तैयार करती दिखती थी। लेकिन इस बार क्या विपक्ष पिच तैयार कर रहा है और बीजेपी को उस पर खेलने पर मजबूर कर रहा है? और इसीलिए अब विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या यह लड़ाई कांटे की होती जा रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले वार पलटवार कैसे हुआ उस पर एक नजर। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के हम आपसे और आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं, मोदी बनाम कौन? चुनाव तक इंडिया रहेगा मौन, यानी कि चेहरों की लड़ाई में वो घुसना ही नहीं चाहते, पर बीजेपी खींचेगी। और संसद का स्पेशल सेशन, किस खेमे में टेंशन? ये यकायक कहां से आया विशेष सत्र? चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और एनडीए खेमे से शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े और आरएलजेडी के महासचिव और उनके प्रवक्ता
माधव आनंद भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहन, मोदी बनाम कौन, इस पर आप मौन रहेंगे, ये बात तय है? यह चेहरों की लड़ाई इस खेल में नहीं घुसेगा इंडिया? बिल्कुल मौन नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, मौन बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि मोदी बनाम देश की जनता, मोदी बनाम इंडिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं संदीप जी, जिस प्रकार से कर्नाटक का चुनाव हुआ, मोदी जी ही वहां पे फेस थे, कोई स्थानिक नेता नहीं था। 19 रैलियां की मोदी जी ने, 19 रैलियां, 6 रोड शो किए वहां पे, 10 से 12 दिन का कैंपेन किया, और फिर क्या हुआ, जनता ने मोदी जी को हरा दिया। यहां पे अहंकार की बात नहीं है, पर देश की राजनीति संदीप जी बदल रही है। अब मुद्दों की राजनीति हो रही है, भाषण की राजनीति नहीं हो रही। अगर मोदी जी की बात पे लोगों को भरोसा लोगों ने किया, और अगर मोदी जी ने वादे पूरे किए होते, तो आप बोलते मोदी बनाम कौन। देश में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, मैं एमसीडी को भी राज्य गिनता हूं, गुजरात, एमसीडी, हिमाचल और कर्नाटका, पिछले 1 साल में। और देखिए वहां पे 4 में से चारों 4 जगह पे बीजेपी थी, अब 4 में से सिर्फ 1 जगह पे रह गई। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मोदी बनाम जनता, मोदी बनाम इंडिया। मुद्दों की जब राजनीति होगी और सब साथी दल साथ में मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आगे बढ़ेंगे, और जनता का विश्वास दिख रहा है। 2 बैठक हुई, जनता का विश्वास दिख रहा है। इसका प्रमाण यह है कि भाजपा को जो रसोई गैस के दाम है 200 रुपए कम करने पड़े, क्योंकि भाजपा तभी कुछ करती है जब वो प्रेशर में आती है, जब उसको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति खतरे में आ गई। भाजपा प्रेशर में आ रही है, या आपका, एक मिनट रोहन, या आपका इंटरनल प्रेशर, अंदर खाने इतने दबाव हैं और इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आप कह रहे हैं कि नहीं चेहरा बताने की क्या जरूरत है, चेहरा नाम बताने की क्या जरूरत है? ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रहा है क्या? आदर्शवादी इसलिए हो रहे हैं कि इतने कंपीटिंग डिमांड्स हैं। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, पर नहीं जी मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएं, उधर से अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी के अपने सपने हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है कि सब शांत बैठ जाइए। ये मजबूरी का नाम है क्या, कि नाम नहीं बताएंगे? संदीप जी, सबका सपना एक ही है कि देश को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश को नफरत से बचाना है, महंगाई से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है। सबका एक ही सपना है। जैसे लालू जी ने कहा, यहां पे किसी के इंडिविजुअल एम्बिशन नहीं है, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सारे दल जो साथ में आए, संदीप जी, कई मुद्दे ऐसे होंगे कि हम लोग वहां पे सहमति नहीं रखेंगे, पर जब देश को बचाने की बात है, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सब साथ में जुड़ रहे हैं, तब किसी को हम इंपोज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हम मुद्दों से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी संयोजक नहीं होगा कोई, मुद्दे हैं देश की जनता को किए गए आने वाले दिनों में भी विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं दिसंबर में। हम ज्यादा 3 की बात करते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पर तेलंगाना और संदीप जी, हाँ, आज बिल्कुल नहीं। आज हमने बहुत टाइम बाउंड मैनर में कहा कि हम 30 सितंबर तक कैंडिडेट की जो बात है, आप कई बार डिबेट में पूछते थे कि अरे कैंडिडेट का क्या होगा, आज उसका भी आपको जवाब मिल गया। तो आपके जितने भी सवाल है, हम लोग भाजपा की तरह नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे या जवाबों से भागे, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सीटों का बंटवारा 30 सितंबर तक हो जाएगा। कोई संयोजक की घोषणा करेंगे क्या? कोई संयोजक होगा या बिना संयोजक ही काम चलेगा? देखिए, मैंने आज कमिटीज हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जैसे लोगों की बात है, जो उसके जो पदाधिकारियों की बात है, सारी चीजों का आपको जवाब मिलेगा। जो मुख्य मुद्दा था, जो सीट बंटवारे की आप बात करते थे हर डिबेट में, आज हमने आपको उसका जवाब दे दिया है। मैंने आगे देखिए होता है। रोहन, कल मैंने केसी त्यागी थे, आप ही के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, मैंने कहा था ये शिव जी की बारात तो तैयार हो गई, दूल्हा कौन है वो भी तो बताना पड़ेगा यार, नहीं जरूरत है, बारात ऐसे भी निकल सकती है। देखिए, यहां पे शिव जी जनता है और ये जनता की बारात है, किसी का एम्बिशन नहीं है। किसी ने नहीं कहा, एक भी नेता की ये इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे उम्मीदवार बना जाए। क्यों? हम जनता के मुद्दे पे लड़ेंगे, जनता जो तय करेगी वही पीएम बनेगा। मुद्दा यहां पे ये कि पीएम कौन बने, या मुद्दा ये कि जनता को किए गए वादे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। बचाया जाए। मुद्दा ये कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ा,
कोई उम्मीदवार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने किसी भी नेता ने कोई उम्मीदवारी नहीं की है। देश की जनता तय करेगी किसको प्रधानमंत्री बनाना है। देश की जनता का तय किया होगा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो इंडिया का नेता होगा और इंडिया के जितने भी सपने हैं उसको देश की जनता के सामने लाके रखेगा और उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करेगा। जुमलों की राजनीति नहीं होगी। हमने संदीप जी, अगर कर्नाटक में आप देखें जो 5 वादे किए थे, हमने काफी उसकी डिबेट की। आज कितने दिनों में हमने 5 वादे पूरे किए? भाजपा के मुंह पे गम चिपक गया है, क्या बोल नहीं पा रहे, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। कितनी सरकारें हैं देश में जिस प्रकार से वादे पूरे किए। हम एक एग्जांपल, चलिए एग्जांपल अभी आप सेट कर रहे हैं। आज हमारे साथ आइए, जो भी लगातार एक सवाल पूछते थे राजेश आप लोग बीजेपी वाले कि मोदी के खिलाफ कौन, जनता, वो जवाब ये दे रही है। ये तय हो गया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भाई चेहरों की लड़ाई, उस खेल में विपक्ष नहीं फंसता दिख रहा है। उस खेल में विपक्ष नहीं फंसता दिखना नहीं, सबको पता है 2 दिन तक इन लोगों में जितनी भी जद्दोजहद हुई, कोई तैयार ही नहीं हुआ, कोई आदमी को तैयार नहीं कर पाए। जितने लोग थे सब अपने आप को लीडर मानते हैं, आपसी खींचतान, कोई कंसेंसस नहीं, इतना झगड़ा कि कोई लीडर नहीं तय कर पा रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं हम सीटें तय करेंगे, ड्राइवर लेस, दूल्हा लेस देश को आगे लेकर के जाएंगे। ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना कुछ आगे का सोच है। इस तरीके से ये देश को आगे बढ़ाएंगे। आज देश स्ट्रांग हाथों में है। 2024 की नींव इस क्वार्टर में रख दी गई है। 7.8% पे 2024 बढ़ रहा है। अगला डिकेड भारत का है। अगला डिकेड भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। 10वीं से 5वीं जानते हैं वो बेस कितना कम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर से कंपेयर किया जाता है। अभी 7.8 को लेकर और निर्मला सीतारमण आरबीआई की तरफ से भी जो कमेंट्री आई है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। अभी ऐसे कोई बल्ले बल्ले वाली बात नहीं, कोई बल्ले बल्ले नहीं, पूरी तरह बल्ले बल्ले ही रहेगी, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रांग लीडर है जिसने इतने एक्शंस लिए। पहले 2004 से 14 तक वही 10वें नंबर पे हम इर्द गिर्द घूमते थे, उसको एक बार में 10वें से 5वें पे आया है। और मोदी जी ने वादा किया है देश को कि हम तीसरे पे लेके आएंगे नंबर पर प्रति व्यक्ति आय को लेकर अगले 1 साल में, मैं आपको बता देता हूं, अगले 1 साल में हम जर्मनी को पार कर रहे हैं। इसी दर से हम आगे बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में हमारा नंबर कौन सा 142वां है ना? सर, हमारे प्रति व्यक्ति आय में हम डबल हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज, हम 85,000 से 1,70,000 पहुंचते हैं, तो हम डबल हुए हैं। किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। देखिए, किसान के लिए हर सेक्टर में सिर्फ किसान ही नहीं करेगा। अच्छा, मजदूरी करेगा, मजदूरी भी नहीं करेगा किसान को, बाकी भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में जाएगा। अभी मिलेट को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर तरीके से किसान के बेहतर खुशहाली नहीं होगी। सारी आय मिलाकर 10,218 है महीने की। मैं आज आपको एक किसान परिवार की, देखिए किसान, मैं पूरे आंकड़े देता हूं, मैं आधे आंकड़े कभी नहीं देता। ये आज आपको बताऊं कि पूरी तरह से देश के अंदर में जो सिस्टम में मार पड़ी, कोरोना के चलते पड़ी, यूक्रेन वॉर के चलते पड़ी। चलिए उस अर्थव्यवस्था की बात नहीं, आज हम खालिस राजनीति की बात कर रहे हैं। राजेश, ये दूल्हा तय नहीं कर पाए, ये दूल्हा तय नहीं कर पा रहे, सामने आए। ये यकायक 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई? और ये खामखा का गुब्बारा उड़ रहा है और उस पर ना हाँ करती है बीजेपी, ना 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक प्रोसेस है। वो मोदी जी की मंशा है, देश के जनता की मंशा है। सबको चाहिए कि 9.5 साल से नहीं किया। नहीं, 9.5 साल से वो मंशा हरदम बताते हैं। बहुत चुनाव आते ही बहुत सारी मंशाएं सामने आने लगती हैं। बहुत आसान नहीं है, इसलिए उसमें कोविंद जी जैसे इंपॉर्टेंट आदमी, पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी बनाना बहुत वो नहीं है। उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस रहेंगे, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन के मेंबर रहेंगे, लॉ कमेटी के मेंबर रहेंगे। ये विपक्ष साथ आने लगा, इसमें टेंशन होने लगी क्या? वो कह रहे हैं 60%। विपक्ष क्या साथ आ रहा है, जनता हमारे साथ है। उनका तो किसी को चिंता नहीं है, ना हमें चिंता है, ना जनता को चिंता है। सबको पता है मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी आएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। पर ये देश के लिए अच्छा है, खर्च बचेगा, रिसोर्सेस बचेगी, समय बचेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिसोर्सेस बचेगी। ये 9.5 साल नहीं सोचा? नहीं, 9.5 साल से ये ऐसा नहीं है। अभी लाल किले के प्राचीर, ये 2024 को लेकर लाल किले की हड़बड़ाहट है क्या? ना, बहुत चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं लानी है, बहुत चीजें इस देश में, और रेगुलर इन्वॉल्वमेंट। एक मिनट, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल जो पहले अरे हम राजस्थान में खड़ा कर देंगे, छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, दिल्ली में बंटवारा किस बात का कर लें, पंजाब में क्या होगा, वो कह रहे हैं 30 तारीख तक रूपरेखा रख ली जाए। ये कि भाई बीजेपी व्हाट डज इट हैव अप इट्स स्लीव, क्या ये परेशान कर रहा है?
ये विशेष सत्र क्यों बुला लिया? देखिए, विशेष सत्र शायद इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने भी बहुत रिसेंटली कहा था कि मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही। उसके बाद आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि महंगाई दर 7.44 पार कर गया जब उसकी अपर लिमिट 6% थी। उसके बाद जॉबलेसनेस एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि वर्स्ट पे आज तक की। उसके बाद ईपीएफओ का अकाउंट डिटेल्स बताते हैं कि 12.5 एम्प्लॉइज कम हो गए, एक तरह से ऐसे देखा जाए 12.5%, ऐसे अगर सिंप्लीफाई करके बात की जाए तो ये बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं और चेहरे से नज़र हटके अब नज़ारे दिखने लग गए हैं। नज़ारों में अच्छी स्टोरीज नहीं दिख रही। आज भी इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई। एक आई अदानी जी की जो दबा दी गई, दूसरी आई कि विपक्षी एकता की 3rd मीटिंग हो रही है। पहली 2 मीटिंग के बाद 200 रुपये एलपीजी कम हो गया, पहली एनडीए की बैठक की मीटिंग हो गई और आज इन्होंने ये न्यूज़, हम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, न्यूज़ दबाने के लिए अडानी वाले सागा पर इन्होंने ये एक शगुफा छोड़ दिया। इनसे पूछ लीजिए, इनको पता ही नहीं होगा कि क्या रूपरेखा होगी अगर वो बिल ले आते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली। अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जो सिर्फ मित्रकाल से चलती हो, मित्रकाल में अगर वो खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो, दूसरों के विधायक तोड़ देते हो, दूसरों के एमपी तोड़ देते हो, सरकार गिरा देते हो, तो उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि उसमें क्या 356 अप्लाई करेगा। इनसे पूछ लीजिए। अभी 2 दिन पहले तक तो आप कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल में सारी योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, अब कोई चेहरा ही नहीं सामने आ रहा। तो मतलब एक अकेला सब पर भारी मोदी ने जो ताल ठोकी वो सही साबित हो रही है। मोदी जी भी एक अकेला नहीं है, ये गलत है, ये नैरेटिव ही गलत है। 38 दलों की जरूरत क्या उनको? उनमें से 4 ऐसे हैं जो बोले कि अगर आपने यूसीसी पास किया तो हम भाजपा का दफ्तर जला देंगे, इसलिए यूसीसी भी ठंडे डब्बे में चला गया। इनके पास ये क्यों 38 दलों की बात कर रहे हैं? मेरी जहां तक बात है, देखिए मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन, तो एज अ पार्टी लीडर ऑब्वियसली मैंने वो व्यक्तिगत ओपिनियन स्टेट की। बट जहां तक गठबंधन का सवाल है, हम लोग सब साथ हैं, सब देश को नई दिशा देने के लिए जुड़े हैं, सब देश में सौहार्द जान बचाने के लिए जुड़े हैं कि देश को नई दिशा देने के लिए? देखिए इतना, आप देखिए मणिपुर में क्या चल रहा है, आप देखिए नू की हिंसा, देखिए ये बात कर रहे हैं एफडीआई की। मुझे बता दीजिए गुड़गांव में कौन सी नई कंपनी सेटअप होगी जहां पे आप दंगे करवा रहे हैं? इतनी खराब हालत हो गई है। तो ये सिस्टमैटिकली इन्होंने इरोजन, मतलब फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया है। इन्होंने सिस्टमैटिकली जॉबलेसनेस ला दी है। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, जो अब जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करते। They've given up, they have no faith on the government। न्यूज साइकिल पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है क्या माधव आनंद? ये विशेष सत्र जब इंडिया की बैठक हो रही हो, यका आपको 200 रुपए गैस के दाम कम करने की भी बात आने लगती है, एक बलून भी फ्लोट हो जाता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, थोड़ा दबाव में आ गए। नहीं, एनडीए गठबंधन तो कभी दबाव महसूस किया ही नहीं। दबाव अगर है तो वो घमंडिया गठबंधन के ऊपर है। जिस तरह के ये लोग बातें कर रहे हैं, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन नेताओं ने अपने बातों को रखा, तो हम लोग तो कहते हैं ना कि जिस गठबंधन का आपने नाम भले ही चेंज कर दिया हो, पहले यूपीए के जगह पे अब इंडिया कर दिया हो, घमंडिया कर दिया हो, अब तो भारत का नाम भी जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया, भारत का नाम भी जोड़ रहे हैं। वही भ्रष्टाचार, वही परिवारवाद, वही तुष्टीकरण, डीएनए, ब्लड ग्रुप, सब कुछ एक ही है। तो अपने आप को बचाने, देश को क्या बचाएंगे, लोकतंत्र को क्या बचाएंगे? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मन से कहते हैं कि आज के डेट में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। G20 की मीटिंग होनी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव देश का किस तरह जैसो क्या कहना चाह रहे हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। कौन सी जैसो तुष्टीकरण की नीति आप अपनाना चाह रहे हैं? कौन अल्पसंख्यक समुदाय आज देश में अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है? तो मुझे लगता है इन लोग की नियति, चाल चलन, चरित्र वही है, डीएनए सेम है, ब्लड डीएनए सेम है। एक मिनट, आपने कहा डीएनए सेम है, नाम चेंज किया। अच्छा, ये डीएनए की जब बात आती है, फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तो एनडीए का हिस्सा थे वाजपेयी सरकार में। महबूबा मुफ्ती के साथ आपने साझा सरकार चलाई, नीतीश कुमार के साथ 15 साल राज किया बिहार में। उद्धव ठाकरे सबसे पुराने सहयोगियों में से एक। अच्छा, इनका डीएनए आपके पास आता है तो ठीक हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। अभी दूर हैं तो ये घमंडिया हो गई। देखिए, जब तक हम लोगों ने, मैं बताता हूं संदीप जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की मैं पहले भी सराहना करता था। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से पार्टी बनाए तब से वह भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, परिवारवाद के अगेंस्ट में ही पार्टी बनाया।
वहीं लोहिया, वहीं कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानने का उन्होंने काम किया। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में जिन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, भ्रष्टाचार से बाहर निकाला, अपने राजनीतिक पारी के अंतिम चरण में जाके वही परिवारवाद के पोषक बन गए, वही भ्रष्टाचारियों के सामने नतमस्तक हो गए, हनुमान चालीसा के जगह पे लालू चालीसा का पाठ करने लगे। तो आप स्वाभाविक है, तो डीएनए चेंज हो ही गया ना संदीप जी। अब दूसरी बात, अच्छा, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, मौलाना एक सेकंड रुकिए ना। परिवारवाद मतलब सबसे पुराने सहयोगी जो बीजेपी के हैं उसमें शिवसेना, अच्छा वो तो परिवारवादी पार्टी है नहीं, ना शिरोमणि अकाली दल है, ना आईएनएलडी है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना पीडीपी है, कुछ ऐसे ही नाम ले रहा हूं, ये सब आपके सहयोगी रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो परिवारवाद की परिभाषा अगर आप अखिलेश यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी या तमाम अन्य जो इस तरह की पार्टियां जो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे बाद मेरे पार्टी का उत्तराधिकार कौन होगा, बाल ठाकरे जिस ने तरह किया, पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग प्रकाश कहते सिंह हैं बादल कि ने एक किया, जब रिटायर्ड देवीलाल होने ने से पहले किया, फरूक अब्दुल्ला ने किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया। खैर अभी इसमें भ्रष्टाचार का पॉइंट रह गया है, वो मैं कृष्णा हेगड़े के लिए छोड़ता हूं। पर डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकंड, डॉक्टर सुनील सिंह संयोजक ही नहीं भाई, संयोजक तो 1 साल से मेहनत कर रहे थे, वो संयोजक तो बनना चाहिए था नीतीश कुमार को, कि नहीं? देखिए, आप नीतीश जी के जो विपक्षी एकता के मुहिम के सूत्रधार हैं, मालाकार हैं, उनको किसी पद के दायरे में बांधना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी है और वो कमतर आंकना है। ये टोटल जो विपक्षी एकता की चीजें हैं, देखिए पहले हमने बिहार फॉर्मूला देकर भाजपा को सत्ता से हटाया विपक्षी एकता का। माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी नेताओं से मिले, एहसास कराया, सकारात्मक परिणाम हुए। तो पटना में एक बड़ी सी एक मीटिंग हुई और विपक्षी नेताओं ने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस बात का ऐलान किया कि हम सब भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार देंगे और एक होंगे। फलाफल कर्नाटका में सरकार हारी भाजपा की, और भाजपा की सरकार इतनी घबरा गई है कि वो जानती है कि 2024 में हारने वाली है। और ऐसे में किसी पद को लेकर के अगर देखेंगे तो इसके जो आपको ये नहीं दिख रहा है कि किस तरह से विपक्षी एकता के बारे में जो जो बातें कही गई, वो बातें सब अब खत्म होती नजर आ गई है। अब प्रधानमंत्री के पद को आप लोग दुल्हा ऐसे शब्द से कहने लगेंगे तो एक तो अलग बात है। देखिए, कन्वेनर माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है, न तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, न उम्मीदवार हैं, और न वो कन्वेनर या किसी पद के इच्छुक हैं। मगर आप इस बात से उनके व्यक्तित्व को आंकिए कि 13 व्यक्तियों के कोऑर्डिनेशन कमेटी में 2 बिहार के हैं। तो बिहार का क्या जलवा है और क्या योगदान है और क्या महत्व है, इससे आपको अंदाजा लग सकता नहीं, है। अंदर खाने और भाजपा मतलब छटपटाहट में तरह-तरह के नीतीश सूफे कर कुमार संयोजक बनना चाहते थे, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया, ममता बनर्जी के कुछ और डिमांड्स थे, उद्धव ठाकरे कह रहे भाई मैं कहां रह जाऊंगा, शरद पवार वैसे ही वो दिए तले अंधेरा हो गया, उनके नीचे से ही पार्टी को उठा ले गए उनके भतीजे, वो कहां रह जाएंगे। ये असमंजस अभी भी बरकरार है क्या? और ये अभी ये महत्वाकांक्षा कुलाचे मार सकती है क्या? नहीं है असमंज संदीप जी, असमंजस का प्रश्न नहीं है। इतने नेता मिले, नेता मिल करके स्पष्ट उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ हम साझा उम्मीदवार देंगे और सारे चीजों के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। हम चल पड़े हैं और भाजपा के कुशासन को, भाजपा के महंगाई के मार से जनता त्रस्त थी। बेरोजगारी का आलम तो ये आप जानते हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार के वायदा करके 18 करोड़ के बदले उन्होंने लोकसभा में दिया है कि 7 लाख कुछ हजार नौकरियां दी हैं। 7,22,000 जो भाजपा का जुमला नहीं, अब 5.5 लाख और दे दी हैं, 5.5 लाख और हो गई, उसमें खैर 9,79,000 खाली पड़े हुए थे पद। लेकिन कृष्णा हेगड़े, ये क्या एनडीए और मजबूती अख्तियार कर रहा है? आप कह रहे थे ये तो महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ जाएंगी, कौन किसकी सुनेगा, ये तो एकजुट होते दिख रहे हैं। थोड़ा परेशानी का सबब है? मुंबई का मौसम तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, हम 38 पार्टी है और हमारे एक ही प्रमुख नेता है सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हम उनके जीत के लिए काम कर रहे हैं। हमको कोई इनके जैसे कंफ्यूजन नहीं है। 4 महीने और 3 मीटिंग के बाद इन्होंने एक कन्वेनर का नाम दिया, कैंडिडेट का नाम तो देना बहुत दूर की बात है। और आज तो 75 लोगों का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, 13 और 14 का नहीं, 75 लोगों का। ये तो वो हम तो Zoom सारी कॉल पे भी कर कमिटियों के सकते। नाम जोड़ दिया आपने। 13 14 लोगों की कमिटी है, 11 लोगों की भी अरे बाबा, कमिटी है। चार कमिटी बना दिए उन्होंने। अरे आपने 75 भी लोग। 38 का एक 39 दलों का एक एनडीए खड़ा कर दिया, नाम भी नहीं बता पाएगा कोई। मैं दावे से कह सुनिए ना, सकता हूं, आज संदीप भाई, आज बिना का resolution कागज में क्या था? पढ़े कोई भी एनडीए का नेता सारे 39 दलों के नाम बता दे। आप बता दीजिए, बता सकते हो तो। आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, गिनवा दीजिए मुझे 39 दलों के नाम। मैंने 39 गिराता हूँ ना, रामविलास पासवान जी का है, हाँ, चलिए। बीजेपी का है, हमारा है, एनसीपी 3 है, 5 अकाली दल है, 5 अ, अकाली दल नहीं है। हाँ, छोड़िए, नहीं, अकाली दल है ना, नहीं और है, नहीं बीजेपी है। मायावती हमारे साथ ही काम मायावती करने भी वाली नहीं है। उ- चौथे नहीं, पे ही नहीं, अटक हमारे गए साथ ही आप। काम करने वाली है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए, तो बताइए 35 नाम और। 29 नाम जो आप मुझे बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन नहीं एक बता बात पाए ना। ये है कि, नहीं सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना। हाँ, आज का रेजोल्यूशन ये था कि जहां जहां हम एक साथ आ सकते हैं वहां हम एक साथ आएंगे, ये इनका रेजोल्यूशन था। यानी इनको खुद पे भी विश्वास नहीं था। आपने अगर इनका रेजोल्यूशन बराबर पढ़ा मैंने हो पढ़ा। तो। और जो हमारे रोहन भाई है वो कह रहे थे कर्नाटक में ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अरे कर्नाटक तो लोकल इशू है, ये तो नेशनल इशू है और नेशनल इलेक्शन है, और दोनों इलेक्शन में बहुत सारा फर्क है, तो वो उनको जानना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अभी तक इन्होंने ये नहीं तय किया कि इनका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, इनका कन्वेनर कौन होगा, इनका कैंडिडेट कौन होगा। और मैं आपको एक बात खुद अच्छी तरह से कहता हूं, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी जो स्वातंत्र्य सैनिकों का अपमान करते हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर का जो अपमान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आके किया, यहाँ पर उनको कोई सीट मिलने वाला नहीं है और देश में भी वो जीत नहीं सकते। परिवारवादी तो भी ये हैं, बात तो बहुत, भ्रष्टाचारी भी हैं। अजित पवार भ्रष्टाचारी नहीं है ना? आपके वित्त नहीं, मंत्री हैं आपकी सरकार अजित में। पवार जी को आज भी एक जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्लीन चिट मिला है, इसके पहले भी उनके ऊपर आज ही कोई मिल गया। चार्जशीट नहीं था। अभी और 10 दिन पहले आए, अब क्लीन चिट भी हो गई, जैसे और 2019 में भी आघाड़ी हुई के थी। टाइम पे ये भी उनको मिला था जारंडेश्वर, इसमें हमारी सरकार में नहीं मिला था, वो महाविकास आघाड़ी की सरकार में मिला था। वही उनके महाविकास ऊपर की। कोई चार्जशीट नहीं। नहीं ना ना ना, महाविकास आघाड़ी नहीं, देवेंद्र फडणवीस के साथ जब उप मुख्यमंत्री बने थे नवंबर में, नहीं, सुबह नहीं, सुबह वो तड़के तो तड़के दूसरे दिन अरे मिल गई संदीप थी जी, क्लीन चिट। वो 4 दिन के लिए था गवर्नमेंट, हाँ, उसी में उसके ही बाद दूसरे भी दिन उनको मिल गई थी। मिली है। और उन्होंने 2.5 साल तो उप मुख्यमंत्री का काम किया उद्धव जी के नेतृत्व में, तभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे पास आए तो वॉशिंग मशीन और भ्रष्टाचार, और आपके साथ अरे रहे भाई, तो सब प्रधानमंत्री कह रहे ऐसा थे थोड़ी हो 70,000 सकता है ना। करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने अजीत दादा के बारे में कहा क्या? उन्होंने नाम लिया क्या? नहीं अच्छा, लिया नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था एनसीपी को, उसी को तो तोड़कर लेकर आए। नहीं नहीं, आधा उधर बचा है ना, अच्छा, आधा आधा बचा उधर हुआ बचा है ना। है। तो मतलब कोई गतिरोधक पुढ़े आए वो वाला काम तो नहीं है नहीं नहीं, कि बिल्कुल नहीं, हम स्मूथ चल रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है, बुलेट ट्रेन लोकहित तो में अटकी काम हुई करे। है, बुलेट ट्रेन अटक गई है कहीं। बुलेट ट्रेन नहीं अटकी, और वो भी, उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, वो भी जल्द उसका भी चलेगी। इनॉग्रेशन हो जाएगा। अभी जितना भी इनॉग्रेशन, लैंड एनडीए बनाम इंडिया, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? इंडिया की आज बैठक खत्म हो गई, संयोजक का नाम नहीं पता लगा, लोगो भी नहीं आया, नारा जरूर आया, और 30 सितंबर की एक डेडलाइन भी सेट करते दिखे कि भाई सीटों का बंटवारा मुकम्मल हो जाना चाहिए। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश, है भी। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से होकर गुजरता है, तो सीट शेयरिंग सबसे अहम है। तो अनुराग, उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा पेंच है क्या सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, कहीं कोई सीट शेयरिंग का पेच मुझे नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि चूंकि जो गठबंधन है वो एक है, और इंडिया का मतलब भारतीय जनता पार्टी समझना चाहती नहीं है, समझ तो रही है। इंडिया का मतलब होता है कि देश की मूल जो हमारी आत्मा उसको बचाना,
देश के जो असली जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, चाहे वो महिला समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, देश की उन्नति का हो या युवाओं का हो, इन मुद्दों को लेकर हम एक साथ आए हैं ना, और इसी मुद्दों पे हम बात भी कर रहे हैं। हम एनडीए की बात नहीं करते कि एनडीए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमने कभी एनडीए की चर्चा नहीं की एनडीए में क्या हो रहा है, लेकिन एनडीए वाले हमारी चर्चा इंडिया की करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया से डर लगने लगा है। जिससे डर लगता है आदमी उसी की तो बात करेगा ना। उनका नेता नहीं मिल रहा है। अब सोचो हमारे पास, देखिए अगर आप पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखेंगे तो इतना बड़ा बृहद देश है, कितने राज्य यहाँ पे, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न बोली के, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न संस्कृति संस्कार के लोग हैं इस देश के अंदर में। लेकिन फिर भी जो हम कहते हैं ना, जैसे अगर हम बोले बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, कितने फूल हैं, लेकिन माला एक है, सभी उसमें पिरोए हुए हैं, सभी उसके एक साथ हैं। मतलब उत्तर प्रदेश अगर कोई दहाड़ता है तो 36% वोट लेके श्री अखिलेश यादव जी दहाड़ते हैं, जिनका काम भी बोलता है, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। उधर से ममता जी भी हैं, जिन्होंने जो 3 बार की अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। नीतीश कुमार भी हैं, कांग्रेस से भी बहुत सारे नेता हैं। सोचिए आम आदमी पार्टी से आपके साथ बैठे अरविंद केजरीवाल जी हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े नेता हैं। कागज पर बड़ा अच्छा लगता है और आप अच्छी ताल ठोक रहे हैं, पर एक मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। आप हॉर्स राइडर भी हैं अनुराग। हाँ करिए ना, करिए। नहीं, मैं एक अपनी बात पूरी कर लूं। तो मैंने कहा कि इतना बुलंद चेहरे देश को हैं जो देश को दिशा दे सकते हैं। देश कभी नेतृत्व विहीन नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप पूछ लीजिए उनके सहयोगी दल से, जो यहां बैठे हैं सहयोगी दल, उनसे आप माधव आनंद से पूछ लीजिए, उनका नेता, जैसे मैं तो बोलता हूं अखिलेश यादव जी देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वो अपने नेता के बारे में नहीं बोल पाएंगे कि पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं कि नहीं। अभी घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पानी मांगने लगेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि अगर एक नेता के अलावा दूसरा नेता का नाम ले लो तो इधर उधर बाएं दाएं देखने लगेंगे, कहीं बेहोश होकर ना गिर जाएं। अगर उन्होंने ले लिया गलती से तो कहो उनको पार्टी से ना निकाल दिया जाए। हम लोग डंके की चोट पे लेते हैं। आम आदमी पार्टी तो पार्टी का एक ही नेता होता है ना। आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का लेंगे। अब एक मिनट सुनिए, हम हॉर्स राइडिंग की भी बात करने लगे थे। यू आर अ हॉर्स राइडर। सुनिए ना अनुराग, सुनिए ना, यूपी की ही बात कर लेना। तो मतलब 2.38% वोट आई थी कांग्रेस को 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में। हाँ। तो 2.38% वोट लेने वाली पार्टी को कितनी सीट देंगे? खेल यहां आएगा ना अभी कि नहीं आएगा? ये देखिए, नहीं कोई खेल नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, हम बड़े दिल से गठबंधन कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे हर इशू पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई मनभेद नहीं है। क्योंकि जब दो लड़के साथ आ सकते हैं, बुआ और बबुआ भी साथ आ सकते हैं। नहीं हुआ है किसी, बुआ और बबुआ भी साथ आ सकते हैं। मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। जो राष्ट्र के, मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्र के, मैं आपसे कह रहा हूं, जो राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहता है, जो देश के साथ खड़ा होना चाहता है, जो इंडिया की विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहता है, जो देश को बनाने के लिए खड़ा हो सकता है, जो भारत को जोड़ने की बात करेगा, उसका स्वागत है। कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, हम इतने परेशानी है कि इन्हें पीएम बनना, उन्हें पीएम बनना है। इसीलिए हम कई सारे नाम हो सकते हैं, उसके बाद उसमें चुन लिया जाएगा। 1977 में भी यही हुआ था, 2004 में भी यही हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नाम दूसरा नाम ले नहीं पा रही। सोचिए आप, देश की इतनी बड़ी पार्टी, उनके पास दूसरा चेहरा नहीं। ये कैसे हो सकता है भैया? देश में क्यों, तो क्या तानाशाही है? यही है तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क। वहां तानाशाही चल रही है कि आप दूसरा नाम नहीं ले सकते। देश का मानस भी तो बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने जी चेहरा नहीं दे पाया विपक्ष, ये भी तो अभी नैरेटिव चलेगा कि नहीं चलेगा अनुराग? नहीं, आप ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि हम 60% के साथ एक साथ खड़े हैं और वो वहां 37% के साथ खड़े हैं। 36% तो अकेला समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट लेके आई, जो अखिलेश यादव जी के चेहरे पे है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं, हम एक हैं। नहीं तो हम तो ताल ठोकते कि उनसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री चेहरा कौन हो सकता है जिसके पास 36% वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां 80 सीटें आती हो। ये तो हम कह सकते हैं ना, और कहते तो कागजी आंकड़ों में आकलन, अरिथमेटिक बड़ा अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री बरकरार रहती है क्या? वो रिएक्शन तो थोड़ी पॉजिटिव होती दिख रही है। छोटा सा कमेंट राजेश भाई साहब, छोटा कमेंट क्या है, 2014 में दिशाहीन और घोटालेबाजों की सरकार थी, उसके बाद में अब ये लोग इकट्ठे हुए। आज के दिन पेच वहां फंसा है कि इनका लीडर नहीं तय हो रहा है। ये लोग बातें करते हैं, आरएलडी बोलता है मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, 0 को एमपी है उनके पास में। बातें किस तरीके की करेंगे? आज महिला आयोग की बिल के ऊपर में ये एसपी के नेता बोल के तो देखे कि महिला आयोग के बिल पे अगर महिला के आरक्षण होगा, महिला आरक्षण के ऊपर में क्या बोलना चाहेंगे? ये सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? कांग्रेस सपोर्ट करेगी, ये विरोध करेंगे। पूरी की पूरी पार्टी परिवार
परिवारवाद छोड़ के कुछ नहीं है इनके यहाँ। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे वही एक यादव तो चलिए, family के महिला नेता हैं। आरक्षण होगा आज वो। एक और चीज बताता हूं, परिवारवाद के चलते ही ये शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि सुप्रिया सुले को बनाना चाहते थे, वो आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते थे, पूरी पार्टी टूट के निकल गई। और इस तरीके से आज भी ये लोग बैठे हुए हैं। परिवारवाद नहीं चलेगा, छोटा ना सा आप तुष्टीकरण comment दे रही चलेगा। थी, 20 जो सेकंड नूह में प्लीज, इन्होंने बस ये राजेश। कराया। देखिए, ओके। करप्शन की बात इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 70,000 करोड़ के घोटाले वाला 2 दिन बाद आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर बना था। आपको करप्शन की बात नहीं करना चाहिए। आप कह रहे थे जिन्होंने माइनिंग स्कैम किया है उनको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया असम में, जो आप सबसे बड़ा घोटालेबाज कह रहे थे। आप अरे एक चवन्नी तो निकालिए उनके, आप बताइए ना आपने क्यों ये सारे भ्रष्टाचारी आपके आगे साफ कैसे हो गए? उनको बेल क्यों नहीं आप देता? बताइए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट बेल क्यों टाइम नहीं लिया। देता? मनी ट्रेल का आप पढ़ के देखिए पूरा क्या कोर्ट लिखा बेल क्यों नहीं कोर्ट ने देता? कहा चलिए, इनको ये टाइम अभी दिया स्लैंगिंग है। मैच नहीं, आप ये स्लैंगिंग जवाब मैच नहीं, दीजिए पर ना। लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है। क्या ये अपने आप में एक सवाल है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की राय क्या है, ब्रेक के बाद आपसे साझा करूंगा, बने रहिए।